পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের পিডব্লিউডি এবং পিএইচই দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর অজয় পোদ্দার রবিবার অর্থাৎ 2 আগস্ট পৌঁছালেন পাবলিক টাইমস নিউজ চ্যানেলের স্টুডিওতে। পাবলিক টাইমসের এডিটর ইন চিফ বিনোদ কুমার জয়সওয়ালের সঙ্গে দিলেন একান্ত সাক্ষাৎকার। পিডব্লিউডি দপ্তরের আগামী দিনের কি পরিকল্পনা, রাজনীতির পালাবদলের পর রাজ্য জুড়ে বিরোধীদের কি পরিস্থিতি, তোলাবাজি সিন্ডিকেট নিয়ে কি ভাবছেন ডক্টর অজয় পোদ্দার, এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হন মন্ত্রী ডক্টর অজয় পোদ্দার। এদিন ইন্টারভিউয়ের ফাঁকে বেশ কিছুক্ষণ সময় এবং নিজের মনের কথাও আমাদের জানালেন মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। 2021-এর কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ক্ষমতায় আসার পর বিধায়ক হওয়ার পর পাবলিক টাইমস নিউজ চ্যানেল পৌঁছেছিলেন, দিয়েছিলেন সাক্ষাৎকার। এর ঠিক 5 বছর পর পুনরায় মন্ত্রী হওয়ার পর পাবলিক টাইমস নিউজ চ্যানেলে ফেস টু ফেস হলেন ডক্টর অজয় পোদ্দার। देखून साक्षात्कारेर मुख्य अंशगुली। नमस्कार। आज हमारे बीच पश्चिम बर्धमान जिले के लोकप्रिय विधायक, कुल्टी के माननीय विधायक एवं बेहतर इंसान, साथ ही साथ राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं अन्य एक दफ्तर भी इनके हाथों में है, इनके दायित्व में है। पब्लिक टाइम्स परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर अजय पोद्दार का और आप सभी दर्शकों की तरफ से अजय पोद्दार जी का पब्लिक टाइम्स स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पिछले 5 साल पहले आपने पब्लिक टाइम्स के कैमरे से रूबरू हुए थे और आज पुनः ये अवसर मिला है आपको रूबरू होने का। उस वक्त और इस वक्त में आपको क्या फर्क नजर आता है डॉक्टर साहब? वो वक्त कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। वो भय से भरा हुआ बंगाल था, आज भय मुक्त भरोसाहीन वो बंगाल है। 4 तारीख के बाद से ही बंगाल में भय का वातावरण खत्म हो चुका है, लोगों में भरोसा आ चुका है। और इतने दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से काम किया है वो अविस्मरणीय है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी तेजी से काम किया होगा। 5 साल पहले 2021 में आप कुल्टी के बहुत मार्जिन वोट से आप विधायक बने थे। उस समय चारों ओर सत्ता दल तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के सम्मान समारोह का तांता लगा रहता था। उस वक्त आपके साथ कैसी घटनाएं घटी, कोई ऐसी वाकया जो आज भी याद है आपको? देखिए, भूल जाओ माफ करो ही जिंदगी है। किसी बात को लिए चलना जिंदगी का नाम नहीं है। उन चीजों को पीछे छोड़कर ही आदमी आगे बढ़ता है। जिंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत सी समस्याएं आती है, अगर उनको लेकर चलें तो चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि रात गई बात गई, रात की बात का एतवार का हमें तो कल की सुबह की प्रतीक्षा है, एक सुनहरे सुबह की। डॉक्टर साहब, आपके ये विचार उसी में 2 पंक्तियां हैं, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। वाह, हरिवंश राय बच्चन जी की ये बहुत खूबसूरत कविता है जो जीवन में हर एक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। डॉक्टर साहब, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का काम कैसा चल रहा है? पीडब्ल्यूडी के लिए अभी हम लोगों ने शॉर्ट टर्म जो टारगेट रखा है, दुर्गा पूजा के पहले जो जितने रोड्स पर गड्ढे हैं या जितने पुट ऑफ पोटहोल्स हैं उनको फिलअप करके मोटरेबल बनाया जाए। और पीडब्ल्यूडी का काम जो है वो शुरू होता है जब बरसात खत्म हो जाती है, उसके बाद। तो डीपीआर का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है और हम लोगों ने फाइनेंस से साइमल्टेनियस परमिशन लेकर टेंडर फ्लोट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वो हम लोग 20 अक्टूबर के पास से वार लेवल पे पश्चिम बंगाल में काम कर सकें। आप तो इस पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा केंद्र के मान लीजिए लोकल मंत्री के रूप में आपकी थे और बहुत अच्छे इंसान के में हर कोई को लो प्रोफाइल रूप से मिलते हैं। आप पहले ये बताइए कि अभी सबसे चैलेंजिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में पश्चिम बर्धमान में क्या आपको नजर आता है? मैं पश्चिम बर्धमान का मंत्री नहीं हूँ, मैं पश्चिम बंगाल का मंत्री हूँ। तो मैंने दार्जिलिंग से लेकर गंगा सागर सारे इलाके को देखना है। पश्चिम बर्धमान में भी कई योजनाएं ली गई हैं और मैं कल दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा।
4 तारीख को माननीय गडकरी जी से मुलाकात है शाम को। पीडब्ल्यूडी की टीम जो है वो दिल्ली 2 तारीख की रात में चली जाएगी। 3 तारीख को गहन बैठक उनके मंत्रियों के साथ, उनके सेक्रेटरी के साथ होगी। उसमें 15 से 20 प्रोजेक्ट हम लोग लेके जा रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे का नेटवर्क सबसे कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उस प्रदेश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो नेशनल हाईवे, जो स्टेट हाईवे है उनको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करना, और जो स्टेट हाईवे में नहीं उनको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए फाइनेंशियल क्रचेज हैं, किंतु जिनके पास जा रहे हैं और फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा आप लोग के बजट में जो गुप्ता जी ने, असीमदास गुप्ता जी, क्या नाम है उनका, वो उन्होंने जो कहा कि इस आसनसोल दुर्गापुर को लेकर मेट्रो की परिकल्पना है, मेट्रो का सोच है, और लोगों का कहना है कि ये मेट्रो आखिर जाएगा कहाँ से, हाईवे के किस ओर से, जगह तो है नहीं, कंजेस्टेड एरिया है, कैसे क्या होगा? ये तो देखिए इंजीनियरिंग की बात है। कलकत्ता जैसे शहर में अगर मेट्रो बन सकती है तो उससे ज़्यादा कंजेस्टेड तो नहीं है। फिर इसके अल्टरनेटिव रूट के बारे में ये इंजीनियरिंग का विषय है, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किस तरह बनेगा, वो समय अपने आप बतलाएगा। कब तक ढांचा देखने को मिल जाएगा? ये अभी देखिए बहुत दूर की बात है। मैंने ये प्रोसीड्योर में अगर बनने की जरूरत, कलकत्ते में ही देख लीजिए आप, इट टुक्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स। तो ये स्टार्ट होगा, डीपीआर बनेगा, प्रोग्राम बनेगा, इंजीनियरिंग बनेगी, अलाइनमेंट होगा, उसका कहाँ से क्रॉस करेगी, सारी चीज़ों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, उसके बाद इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। राजनीतिक रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो इस अंचल से दो मंत्री बनाए गए हैं, एक अग्निमित्रा पाल जो दक्षिण की विधायक है और आप कुल्टी के विधायक हैं। कहा जाता है कि आरएसएस ही मेन प्रधान है इस राज्य का, इसको आप किस रूप में लेते हैं, इस कथन को? ये कथन अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, किंतु ये बात जरूर कहूंगा कि हम लोग बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं और उसका काम है व्यक्ति निर्माण। संघ का काम राजनीति नहीं है, उनका काम है व्यक्ति निर्माण। जो राष्ट्र के निर्माण और भारत माता को छोड़कर कुछ भी नहीं जानते हैं, यही सिर्फ संघ का काम है। यहाँ के प्रमुख विरोधी दल बोले या विरोधी दल बोलिए, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम यही कहती है कि राज्य को अभी बीजेपी नहीं आरएसएस चला रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? वो लोग निर्मूल, तृणमूल कहाँ बोलते हैं, निर्मूल हो चुके हैं। उनकी बातों में कुछ आने जाने नहीं है। पिछले 35 वर्षों से वामपंथियों ने लूटा, 15 वर्ष से ममता बनर्जी की सरकार, उन लोगों ने लूटा, बंगाल को शमशान बना दिया है। उन्हें तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं। वे क्या बोलेंगे? उन्होंने तो बंगाल को जो था उसको खत्म, सोनार बांग्ला को उन्होंने शेष कर दिया है। और जो राजनीतिक समीकरण अभी जो बदल रहे हैं, मान लीजिए आपके जो तृणमूल के 20 सांसद और इधर तृणमूल कांग्रेस के विधायक, सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके हो गए, तो इस दौरान विरोधी कौन रहा है यहाँ पे? आपकी नजरों में कौन विरोधी है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। वंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज फेल्योर, तो उनका कभी अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस कभी कोई पार्टी नहीं थी, इनका कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, वामपंथियों का एक अलग सिद्धांत है जिससे हम लोग हमेशा मतभेद रखते हैं, किंतु तृणमूल का कोई भी बेसिक नहीं था कि जिसके माध्यम से आप कह सके कि एक राजनीतिक संगठन है। तो उनका जो होना था वो हो गया। विरोधी के रूप में एक आप तो पुराने राजनीतिक है, आरएसएस आपका कैरियर के, आज के डेट में आप पश्चिम बंगाल में विरोधी किसे मानते हैं, तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम? विरोधी हम लोग किसी को माने या न माने, हम लोगों ने विरोधियों को 50% स्पेस दिया है सदन के भीतर भी, और जो डिस्कशन होता है उनमें 50% टाइम हमने उन लोगों को दिया है, चाहे वो सिंगल एक आदमी पार्टी से क्यों नहीं आया हो। 50% भाजपा के पास और 50% रेस्ट ऑफ द अपोजिशन के पास। वो तो जिस दिन इससे बड़ी डेमोक्रेसी कुछ नहीं हो सकती है। प्रजातंत्र में हाउस बिलोंग्स टू अपोजिशन, वो बात को हमने जीवित रखा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जितनी सराहना करूं वो कम है। उन्होंने हर समय प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सामने रखकर ही काम किया है। उन्हें मैं असंख्य धन्यवाद देता हूं। और हाउस के भीतर हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोगों के साथ जो हुआ, हम लोगों ने उस बात को कभी दोहराया नहीं है।
हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि ये फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल की गवर्नमेंट है, न कि ये एक पोल और बाकी सब लैंप पोस्ट, एक पोस्ट और बाकी लैंप पोस्ट की गवर्नमेंट है। देखिए, राजनीतिक समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा बदल रहा है कि हर कोई अभी बीजेपी हो जा रहा है, चाहे वो तृणमूल के राज्यसभा सांसद हो या तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद हो, या तो क्या इसका प्रभाव लोकल स्तर पे भी पड़ेगा? वहाँ के लोग भी आप उनको वेलकम करेंगे? आपने तो एक बार कहा था कि किसी को लेना नहीं है, क्या इसमें सोच में कुछ बदलाव आया है? सोच में अभी कोई बदलाव नहीं है, ये पार्टी के निर्देश पर डिपेंड करता है क्या वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि जो केंद्र से और राज्य के नेताओं के द्वारा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा जो नीति निर्धारित की जाएगी वो सर्वमान्य है, वो वही सर्वमान्य है। जैसे लोग अभी काफी चिढ़ रहे हैं कि हमने तो तृणमूल के विरुद्ध वोट दिया, अभी वो बैकडोर से वो लोग वापस बीजेपी में आ जा रहे हैं, तो हमारा ये परिवर्तन का मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। वो ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे परिवर्तन को मत आकिए। आपके सेंस में क्या परिवर्तन है? हमारे काम से आप परिवर्तन को आकिए। जो बंगाल में भय का वातावरण था, भय मुक्त हो चुका है। गुंडा एक्ट से लेकर जितने एक्ट आए हैं इन 70 दिनों में, मैं नहीं समझता हूं कि चाहे वो यूपी रहा हो या असम रहा हो, इतनी तेजी से किसी ने काम किया है। नहीं, एक बात के लिए मैं आपकी पूरी बीजेपी परिवार को पश्चिम बंगाल के धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक चीज हमने जर्नलिस्ट के नजर से देखा है वो कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में किसी भी विरोधी दल की हत्या नहीं हुई। हत्या की राजनीति पिछले 4 महीनों से हमने देखा ये लगभग समाप्त हो गई है। इसके लिए पब्लिक टाइम्स आपके पूरे नेतृत्व को अभिनंदन करती है, आपके पूरे इस जज्बे को बनाए रखिए, इसकी कामना करती है। इसमें ये राजनीति ध्रुवीकरण जो होगा, इसमें क्या पार्टी अफेक्टेड होगी? आपको क्या लगता है? पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, उसमें भी एक हत्या हुई थी। ये पहला इलेक्शन है जो हत्या मुक्त है। यस। और ध्रुवीकरण में हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि हो सकता है सारी पार्टियां एक होकर लड़े, तो हमें अपना गोल अचीव करना है। 51% से ऊपर हम लोगों को वोटिंग परसेंटेज में जाना है। और ये 5 साल के लिए सरकार नहीं आई, ये 50 सालों के लिए सरकार आई है। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोगों के बगल में खड़े हो, उनके काम में साथ दें, उनको सहयोग करें। आंख दिखाने का काम किसी को भी न करें। पार्टी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा जो भी करेंगे उनके सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। एक कल की बात है, आपके राज्य सभापति एक कार्यक्रम में बोले कि तोलाबाजी अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इस बारे में आप पश्चिम बर्धमान जिले के लेकर क्या करें? यहाँ पे चूंकि कोयला है, बालू है, लोहा है, हर चीज है। देखिए, करप्शन को एक दिन में आप सोचेंगे हम खत्म कर दें तो काफी हद तक इट हैज बीन डन 80 to 90%। बट जो रोम में बसा हुआ था उसको इरेडिकेट करने में थोड़ा समय लगता है, मगर आपका डिटर्मिनेशन है तो बिल्कुल होगा। करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड ट्रिकल्स डाउन। साइमल्टेनियसली एडमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड ट्रिकल्स डाउन। अगर आपका प्रशासन स्वच्छ और सुदृढ़ है तो नीचे स्तर तक उसकी बातें बिल्कुल पहुंचेंगी और बिल्कुल वो निर्मूल करेंगे करप्शन को। कारपोरेशन इलेक्शन आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, शपथ लेने के कुछ दिन बाद, कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे। आपके अंडर में 2 कारपोरेशन पड़ते हैं, आसनसोल दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये दोनों कारपोरेशन को लेकर आपकी क्या चिंता भावना है, क्या सोच है? कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे क्या कुछ? डिलिमिटेशन भी कुछ हो सकते हैं और डिलिमिटेशन के बाद में हम लोग पश्चिम बंगाल में आने वाले कोई भी चुनाव हारने वाले नहीं हैं। जनता ने जो स्पष्ट बहुमत दिया है वो बहुमत बरकरार रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस 6 महीनों में जनता खुद ब खुद देख लेगी कि हम लोगों ने क्या काम किया है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम रहा हो या कटमनी का काम, जिस तरह से कटमनी बंद हो गई है और जिस तरह से बंगाल प्रगति की राह पर चल पड़ा है। और चारों तरफ से 2 दिन पहले ही दुर्गापुर में इंडस्ट्रियल मीट हुई थी, जिसमें बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और आपके पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट
और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के 100 से ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे, जो कि मैं समझता हूँ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इट विल टच 1 लाख करोड़ विद इन फ्यू मंथ्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है। सिंगल विंडो के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। जब सिंगल विंडो आ जाएगा, उसके नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे, उसके ऑफिस बन जाएगी, जब जमीन देने की प्रक्रिया सिंप्लीफाई हो जाएगी, तब सारे लोग सामने आएंगे। उन्हें कहा गया कि वेट, जिनको एक्सपेंशन करना है दे शुड कम फॉरवर्ड, बट जिनको नया प्लांट लगाना है दे शुड वेट फॉर द सिंगल विंडो सिस्टम। नहीं, ये बात सही है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि एक भूखे को उपदेश देने से बेहतर है उसको 2 रोटी खिला देना। और किसी भी जगह की बुनियाद होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोजगार। अगर रोजगार नहीं है तो आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के शरण में हो, वो बुद्धिमानता बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। ये ऐसा अपना मानना है। तो ये अच्छे प्रयास है कि इस क्षेत्र में नए नए औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाव होगा, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे। किंतु लास्ट प्रश्न आपसे ये है मंत्री साहब कि आज भी चूंकि आप इस जिले से मंत्री बने हैं और पूरे पश्चिम बंगाल का दायित्व संभाल रहे हैं, आज भी इस क्षेत्र में किन किन चीजों को चैलेंजिंग के रूप में देखा जा रहा है? चैलेंजिंग तो देखिए, स्कूल है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो पिछली सरकारों ने इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। उसका पुनरुद्धार करने के लिए स्कूल क्षेत्र में पैसों का पहले बार आवंटन किया गया, इसके पहले कभी आवंटन नहीं हुआ है। पश्चिम बर्धमान में कल ही हम लोगों ने जी राम जी योजना का उद्घाटन किया है, जिसमें 125 दिनों का काम दिया जाएगा और 300 रुपये पर डे की उनकी मेहनताना होगा। तो ये एक बहुत आवश्यक कदम था। और इस कदम के साथ जितने काम हैं, जैसे मान लीजिए वो ग्राम पंचायत में हो या कॉरपोरेशन में हो, आपको रोड बनाने का काम है, तालाब की सफाई का काम है, क्योंकि बंगाल की संस्कृति तालाब से जुड़ी हुई है। उसको सफा करके मत्स्य पालन से लेकर सारे काम किए जा सकते हैं। उससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा। ये 125 दिनों का काम जो है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी आवश्यकता है और उनकी रोजी रोटी के लिए आवश्यकता थी, जिनके पेट भरने के लिए आवश्यकता थी, वो आवश्यकता जी राम जी की योजना से पूर्ण होगी। एक प्रश्न सवाल, आप मंत्री हैं, विधायक हैं, फिर भी डॉक्टरी प्रोफेशन नहीं टाइम वक्त निकालते हैं, आपको कोई दिक्कतें आती हैं? दिक्कत नहीं आती है, बैठने से इतने लोग हो जाते हैं कि उनको देखना मुश्किल हो जाता है। और ये मेरा हमेशा से अभ्यास रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आज देखना छोड़ दूं तो लोगों के मन में एक बात आ जाएगी, क्या मंत्री बनने के बाद पेशेंट को देखना छोड़ दिया है? तो ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसा भ्रम उन लोगों के बीच में ना आए कि मेरे में कोई परिवर्तन आया, मैं वही डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार हूँ, मंत्री बनने से कोई फर्क मेरे में नहीं आया है। एक बेहतर इंसान है। आप इस इंटरव्यू साक्षात्कार को विराम देने जाएंगे, उससे पहले डॉक्टर अजय पोद्दार के लिए अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं आप दर्शकों के सामने। कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। ऐसी मानसिकता लेके अजय पोद्दार जी हमेशा चले। इनके पास कोई भी चला जाए, कोई भी चला, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस विचारधारा से प्रभावित है, इनको कोई लेना, अगर इनके बस में कोई काम है तो वो कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रस्तुति उनके शान में दी है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो हमेशा सबसे दोस्ती ही रखते हैं, बैर तो किसी से रखते ही नहीं। और एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो किसी का दुश्मन नहीं होता है, भले जमाना उसका दुश्मन हो जाए, जो डॉक्टर साहब के लिए चरितार्थ होती है। डॉक्टर साहब, पब्लिक टाइम्स स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के दर्शकों को, हमारे परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के दर्शकों को और चैनल के जो लोग यहाँ मेरे साथ हैं, उनको मैं असंख्य धन्यवाद दूंगा। और चैनल इसी तरह आगे बढ़े और तरक्की करे। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।